गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री। विद्यार्थियों, कल हमने अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने भारत की स्थलाकृति उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके मूलभूत 3 तत्व है उसका तीसरा पार्ट जलवायु, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस जलवायु तत्व के ज्ञान या इस तत्व विशेष है उसकी अवस्था आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हमारे भूगोल का 4th लेसन है। अब हम वातावरण जैसे चेंज होता है उसके अनुसार उस वातावरण में हम ढलते हैं। जैसे कि दिसंबर महीना आता है तो हम गर्म वस्त्र पहनते हैं, और मई का महीना आता है तो उन गर्म वस्त्रों से हमें असुविधाएं होती है, इसलिए हम इस महीने में हल्के या ये कह सकते हैं कि जालीदार विशेष कपड़े वो पहनना पसंद करते हैं। और ये भी होता है कि जून और जुलाई के महीने में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों का जो हल है हम भारत की जलवायु अध्ययन करके ही, यानी भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। आज एक विशाल क्षेत्र है, इसकी समय अवधि है, उसकी विविध अवस्थाओं का अध्ययन करना ही एक जलवायु अवस्था कहलाती है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बतलाता है। वायुमंडल के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। सुबह जैसे कई बार गर्मी होती है, या सुबह ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, शाम को ठंड हो जाती है। यदि वर्षा आ गई तो हो सकता है कि रात को आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मौसम परिवर्तित होता रहता है, और अवस्था भी हम कई बार इसकी बदलती हुई प्रतीत कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह कुछ महीनों तक वायुमंडलीय अवस्थाएं लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या रात गर्म हो सकती है, या ऐसा सकता है दिन ठंडा हो सकता है, रात गर्म हो, या फिर दिन गर्म रात ठंडी, यानी किसी प्रकार से परिवर्तित। तो दिन गर्म या ठंडे, हवादार और शांत, आसमान में बादल घिरा हुआ, साफ तथा आर्द्र शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर हम क्या करते हैं कि एक वर्ष को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यानी विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और उन जलवायु परिवर्तन में देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ विविधताओं में भी एकता पाई जाती है। लेकिन भारत के अंदर क्या है कि जो ऋतु बांटी गई है 3 ऋतु, वो तीनों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। अब विश्व की जलवायु और भारत की जलवायु में किस प्रकार की भिन्नता है, ऐसा क्यों है, और अब इसके बारे में हम अवश्य रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मानसून की बात करते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी शब्द है ये, मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून शब्द है वो अरबी शब्द के मौसम से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। एक वर्ष के दौरान वायुमंडल की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया में ऐसी जलवायु मुख्यतः किसमें? दक्षिण या दक्षिणी पूर्व में पाई जाती है। सामान्य रूप में लगभग एक रूपता होते हुए देश की जलवायु अवस्था स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हम देख सकते हैं कि पूरे देश की जलवायु एक जैसी है, लेकिन
जो क्षेत्र विशेष है या हम कह सकते हैं प्रादेशिक भिन्नता है, उसके अनुसार वहाँ की जलवायु अवस्था भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। अब देखिए जम्मू कश्मीर है, वहाँ की जलवायु देखेंगे, राजस्थान की जलवायु देखेंगे, पंजाब की जलवायु देखेंगे, इधर महाराष्ट्र की जलवायु देखेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु केरल की जलवायु देखेंगे, इन सब में भिन्नता पाई जाएगी। अब राजस्थान के अंदर शुष्क प्रदेश है, किसी जगह बरसात होती है, कहीं होती नहीं है बिल्कुल भी, और कहीं बहुत ज़्यादा बरसात होती है। कहने का मतलब है जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखें तो एक स्थान दूसरे स्थान तथा मौसम से दूसरे मौसम से इसमें किसी प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के अमृतसर में कुछ स्थानों पर लगभग तापमान क्या था 50 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे गर्मी के जून का महीना आया था तो राजस्थान के अंदर क्या 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था। और कुछ क्षेत्र ऐसा था जहाँ तापमान बहुत ही कम रहता था। जबकि जम्मू कश्मीर में देखिए पहलगाम में तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 50 डिग्री और 20 डिग्री कितने का अंतर हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर हुआ। और सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में क्या है तापमान -45 डिग्री पहुँच जाता है, माइनस में पहुँच जाता है। लेह लद्दाख क्षेत्र है ना, उसमें तो तापमान बहुत ही कम हो जाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम जो क्षेत्र है वहाँ 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखिए सर्दियों के अंदर कितने 22 डिग्री सेल्सियस। गर्मी और सर्दी के मौसम देखो ना तो इसमें तापमान में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और क्षेत्र विशेष में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ क्षेत्र में रात व दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसी रात का तापमान गिर के कितना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और देखिए थार का मरुस्थल है उसमें क्या होता है कि दिन का तापमान कितना होता है 50 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान कितना रहता है 15 डिग्री सेल्सियस। वहाँ की जो मोटे कण की जो मिट्टी होती है वो तापमान को परिवर्तन करने में टाइम समय बहुत ही कम लगाती है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये भिन्नता पाई जाती है रात और दिन के तापमान भी। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन व रात का तापमान लगभग समान रहता है, क्योंकि वो क्षेत्र पूरा पानी से घिरा हुआ है। कैसा घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और पानी से घिरा जहाँ पानी के पास में रहेगा वहाँ का तापमान है लगभग समान सा रहता है। एक वर्षण की ओर से ध्यान दें, वर्षण में के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि उसकी मात्रा व ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय के अंदर क्या है वर्षण किसके रूप में, हिम के रूप में होता है। वर्षा ऋतु देखे ना तो उसमें भी असमानता पाई जाती है। और हिमालय क्षेत्र में क्या है जहाँ ठंडा बहुत ही ठंडा क्षेत्र है तो वर्षण किसे स्नोफॉल जिसको बोलते हैं उसके रूप में बरसात होती है। और तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होती है। देखो जम्मू कश्मीर में क्या है वातावरण बहुत ही ठंडा है और जो पानी है वो किसके रूप में स्नोफॉल यानी हल्की हल्की बर्फबारी के रूप में होती है। और अद्र में कहाँ आती है वर्षा के रूप में होते हैं। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में कितनी है 400 सेंटीमीटर। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख व राजस्थान की यह 10 सेंटीमीटर में ही कम होती है। देखिए लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब ये देखेंगे कि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर। अब देखो जैसलमेर इस साइड में, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर ये क्षेत्र है ना, ये डेजर्ट एरिया है। इस डेजर्ट एरिया के अंदर क्या बरसात बहुत ही कम होती है। देश में अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है लगभग। अब जैसा हमारा क्या मौसम मानसूनी मौसम है, सितंबर में 15 सितंबर के बाद लौटता हुआ मानसून होता है। और अब क्या मानसून क्या है आता हुआ मानसून है राजस्थान क्षेत्र में अब सक्रिय रूप से ये। लेकिन कुछ क्षेत्र में तमिलनाडु तट पर अधिकतर क्या होता है वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। कहाँ तमिलनाडु है नीचे वाला हिस्सा भारत का, वहाँ क्या होता है कि तमिलनाडु अधिकतर क्षेत्र में कब नवंबर के अंदर और अक्टूबर नवंबर के बीच में बरसात होती है। और देखना सर्दी के अंदर हमारे राजस्थान में बरसात होती है, मावठ की बरसात होती है। पंजाब का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है ना वहाँ, और तमिलनाडु तट है वहाँ क्या कहते हैं ये मावठ की बरसात होती है। और मावठ की बरसात क्या है भूमध्य सागर है ना वहाँ से उठकर आती है और ये फसलों के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। अच्छी एक जीवन रूपी जीवनदायिनी होती है ये। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र में तापमान के अंतर कम होता है। सामान्य रूप में तटीय क्षेत्र में आपको पहले बता तटीय यानी तट के क्षेत्र है वहाँ तापांतर क्या होता है बहुत ही कम होता है। कैसे, जैसे कि यहाँ मान लीजिए राजस्थान सॉरी इंडिया का ये नक्शा है,
ये तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। इस तटीय क्षेत्र में क्या है, तापांतर बहुत ही कम है। दिन रात का तापांतर देखिए तो बहुत ही कम होता है। ठीक है जी। अब क्या है कि इस तापांतर कम होने से वहाँ का क्षेत्र विशेष है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। देश के आंतरिक भागों में मौसमी व ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। देश के आंतरिक भाग है, वहाँ के ऋतु और मौसम है, उसके अनुसार क्या होता है, तापांतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे क्या है, कमज़ोर होता जाता है, और जो राजस्थान के इस क्षेत्र में आया तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। जैसे जैसे लोग जहाँ जहाँ के लोग रहते हैं वहाँ विविधता, ये क्या है, जीवन में विविधता लाती है। जो उनके भोजन, वस्त्र, घर के प्रकार, सब में क्या भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, राजस्थान के घरों की दीवार मोटी व छत चपटी क्यों होती है? तराई व गोवा, मैंगलोर के ढाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों के पर क्यों बने होते हैं? ये सारे के सारे वातावरण, क्षेत्र और वर्षा विशेष है उसका अंश से बना होता है। ठीक है जी। जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने में 6 प्रमुख कारक होते हैं। अक्षांश, देखो, जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। जलवायु कैसे नियंत्रित है? अक्षांश, तुंगता है ना, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं व उच्चावच लक्षण, ये 6 इसके मुख्य बिंदु माने जाते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसमें प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणें की मात्रा अक्षांशों के अनुसार होती है, अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप वातावरण जो तापमान है विश्वत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। अब देखिए, अब सर्दी के अंदर क्या होता है, हमारा जो सूर्य है तिरछा हमारी तरफ अपनी किरणें बिखेरता है। गर्मियों के अंदर बिल्कुल सीधा, जहाँ क्या ऊपर उठ कर आएगा यह सूर्य, तो उस क्षेत्र विशेष को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करेगा। और जो ये दक्षिण की तरफ चलेगा तो वो क्या है, ठंडा, यानी वहाँ ठंड पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। अब देखो, वायुमंडल के अंदर क्या है, सघनता वायु की बहुत ही कम होती है। कब होती है? जब ऊपर जाएगा। वायुदाब यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जो ऊपर जाता है घटता रहेगा और तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। पहाड़ियाँ होती है वो गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। जो जो ऊपर जाओगे ना आप, इंडिया के क्षेत्र जो क्षेत्रफल है उसमें भी जाओ ऊपर, तो धीरे धीरे ठंड होती जाएगी। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब व पवन यंत्र इस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखो, जितना मौसम है, वायु दाब है, पवन यंत्र, वो सारा का सारा अक्षांश व ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार तापमान व वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी कितनी है, उसका प्रभाव कितना है, वो प्रभाव कम क्यों होता है, ये सारी की सारी क्या है, वो क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करता है। लोग विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म, सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। सागरीय धाराएं कौन से? समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाएं के साथ तटीय क्षेत्र को जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ हवाओं के साथ जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र तट की ओर हो। कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म व ठंडी धाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तो वह तट हमेशा क्या है, गर्म या ठंडा हो जाएगा, या तो गर्म होगा या बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अंत में, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है,
ऊंचे पर्वत ऊंचाई और निम्न अवस्था। तो ऊंचे पर्वत ठंडी तरह गर्म वायु को अवशोषित करते हैं। यदि उसकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्ता को रोकने की क्षमता है, तो उस क्षेत्र में वर्षा के कारण से बन सकते हैं, वर्षा कारण भी बन सकते हैं। और पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिमी अक्ष के रण से लेकर पूर्व से मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। देखिए, कर्क वृत्त का मतलब है कर्क रेखा विशेष, इस तरह से बीचों बीच गुजरती है भारत के। और उससे भी इस वायुदाब, वायुमंडल और सर्दी गर्मी, या हम कह सकते हैं अक्षांश विशेष है, उसका पूरा का प्रभाव वहीं दिखाई देता है। शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है, इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। देखिए, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपलब्ध है, यानी दोनों विशेषताएं पाई जाती है भारत के अंदर। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। देखिए, भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, लेकिन अधिकतर क्या है, उसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या है? 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। आपको बताया ना कि ये हिमालय पर्वत है, हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। और इन्हीं पर्वतों के कारण से क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। मध्य एशिया की तुलना में भारत में ठंड बहुत ही कम पड़ती है। वायु, दाब व पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्था निम्नलिखित जलवायु से संचालित है। वायु दाब व धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु संचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उत्तर पूर्वी यानी भारत के उत्तर और पूर्वी व्यापारिक पवनें वाले क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, भारत का नक्शा इस तरह से अब ये क्षेत्र है ना, उत्तरी पूर्वी है। यहाँ से चलने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण मतलब इस दिशा में ऐसे करके यहाँ से और इधर ऐसे बहती रहती है। ये उत्तर का हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, और ऐसे बहती है ये हवाएं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है और बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो भारत की जलवायु या भारत की वायु दाब है वह पवन यंत्र अद्वितीय। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर से उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में स्थित दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। देखो, जब सर्दी का मौसम होता है तो ये क्या करती है? समुद्र की ओर बहेगी। और गर्मी का मौसम होता है तो हिमालय की ओर हवाएं बहती है, क्योंकि उच्च दाब और निम्न दाब, जहाँ उच्च दाब होगा वहाँ से हवाएं चलेगी और किसकी तरफ जाएगी? निम्न वायुदाब की तरफ जाएगी। इसका मतलब सर्दी के अंदर समुद्र क्षेत्र है, उसकी तरफ क्या होती है? निम्न वायुदाब होता है। और गर्मी में क्या है? हिमालय क्षेत्र के अंदर निम्न वायुदाब होता है, तो इसकी हिमालय की तरफ हवाएं बहेगी। तो ये सागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण से गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है
वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न वायुदाब के बहने लगती है। अब देखिए, वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायुदाब की ओर बहने लग जाती है। आपको बताया कि जब गर्मी होती है ना, उस दौरान जो समुद्र विशेष है वहाँ वायुदाब बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ से वायुदाब क्या है, निम्न वायुदाब की तरफ दौड़ेगा। तो निम्न वायुदाब जिस तरफ होगा उस तरफ मानसून भी जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों? क्योंकि देखिए, भारत का ये हिस्सा इस तरह से है, ये हिस्सा है इस तरह से। हम कह सकते हैं यहाँ का जो मानसून पवनें हैं, मानसून पवनों के नाम से जानी जाती है। ये क्या करती है, यहाँ वायुदाब अधिक होगा तो ये क्या करेगा, इस साइड में हवाएं बहेगी, इसलिए निम्न वायुदाब की तरफ बहेगी और निम्न वायुदाब की तरफ बहेगी तो ये मानसून पवनें अपने साथ मानसून लेके जाएगी और जगह जगह बरसात करेगी। नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा भी करती है और प्रदेश में ऊपरी परिसिंचन पश्चिमी प्रवाह को प्रभावित करता है। इसके मुख्य घटक जेठ धारा है। जेठ धारा लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं भी कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में हाथ प्रभावित होती है। देखो, केवल इसने पूछा ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके, ये क्या है, हिमालय से किसकी तरफ बहती है, हमेशा दक्षिण यानी समुद्र की तरफ बहती है। इससे पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर व उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य के आभासी गति के साथ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। कितने डिग्री? 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। एक हमारे यहाँ छोटा सा क्वेश्चन आया था, हाँ, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को, पृथ्वी जो घूमती है और उस समय आभासी बल उत्पन्न होता है, उसे कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही पढ़ा जाएगा और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी के अंदर, जिसके अंदर भारत के जो मानसून विशेष है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।